की शुरुआत से लेके आज तक हम सबको एक चीज़ में कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग इनपुट ऑन प्लांट और मशीनरी, सिविल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, सपोर्ट जो कि उस प्लांट और मशीनरी के लिए ज़रूरी था। साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए हम कोई इनपुट ले रहे हैं, कोई गुड्स ले रहे हैं उसका इनपुट, कोई सर्विस ले रहे हैं उसका इनपुट। जीएसटी में प्लांट और मशीनरी क्या है और अदर देन प्लांट एंड मशीनरी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में क्या आ रहा है, क्या एक्सक्लूड हो रहा है, जिससे हम इनपुट डिफाइन कर सके कि हमें किस पे इनपुट मिलने वाला है, किस से इनपुट नहीं मिलने वाला है। तो ये काफ़ी सारा कन्फ्यूजन अभी तक भी बना हुआ है। रिसेंटली एक AAR आई है, मध्य प्रदेश एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ की, एक अम्यूज़मेंट पार्क के केस में आई है, अत्रीवाल अम्यूज़मेंट पार्क के केस में। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरी की पूरी एडवांस रूलिंग जो आई है वो एसएससी के फेवर में है, लेकिन इस एडवांस रूलिंग से काफ़ी हद तक हमारे जो डाउट्स चलते हुए आ रहे हैं 3 साल से वो काफ़ी हद तक क्लियर हो सकते हैं। अब कुछ चीज़ें कानून में ऐसी डाली गई है जो आप अगर आपके सेंटिमेंट्स के साथ देखोगे, भावनाओं के साथ देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार इसका तो मुझे इनपुट मिलना चाहिए था। ठीक है, भावनाएं आपकी अपनी जगह, बट अगर किसी चीज़ को कानून में लिख दिया गया है कि भैया इसका नहीं मिलेगा, तो उसमें AAR भी कुछ नहीं कर पाएगी और कोर्ट ऑफ लॉ भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका हार्म हो रहा है तब तक आई बिलीव कोर्ट ऑफ लॉ भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों वही डिस्कस करते हैं और बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपके जितने भी डाउट्स आज तक थे 3 साल तक, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक छोटे से छोटा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो। प्लांट और मशीनरी, सिविल स्ट्रक्चर, सपोर्ट, फाउंडेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनपुट, इसके बारे में। तो बट फर्स्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्या था वो केस। तो जो अत्रीवाल अम्यूजमेंट पार्क था ये जो एसएससी था, ये अभी तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था। ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होने जा रहे थे। क्यों होने जा रहे थे? इनका काम है वाटर पार्क कंस्ट्रक्ट करना, तो इनको एक वाटर पार्क कंस्ट्रक्ट करने का काम मिलता है। अब इन्हें लगा कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए क्योंकि मेरी टर्नओवर लिमिट जो है वो ऊपर बढ़ी जा रही थी, या XYZ जो भी रीज़न था। तो इनको जानना था कि वो वाटर पार्क बनाने के लिए मुझे बहुत सी सप्लाईज लेनी पड़ेगी, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या फिर वो सर्विसेज की सप्लाई हो। तो इनका ये डाउट था कि भैया उन गुड्स की और सर्विसेज की क्या सप्लाई जो होगी उस पर जो जीएसटी का अमाउंट होगा उसका क्या मुझे इनपुट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो इन्होंने टोटल 4 कैटेगरी में AAR के सामने क्वेश्चन करे कि भैया मुझे इनके इनपुट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उन्होंने अपने कंटेंशन भी दिए, अपने रीजन्स भी दिए कि इन रीजन्स की वजह से हमें इनपुट मिलने चाहिए। तो आइए बात करते हैं वो 4 से 5 क्या आइटम्स थे जिन पे इन्होंने इनपुट की मांग करी थी और उन पे क्या हुआ, AAR ने उन पे दिया या नहीं दिया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। पहला था वाटर पार्क में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है वाटर स्लाइड्स। तो सबसे पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भैया हमें क्या वाटर स्लाइड्स का इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस केस में AAR ने साफ साफ बोला कि भाई वाटर स्लाइड्स जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्लांट और मशीनरी है। एक्चुअली अदर देन प्लांट और मशीनरी है वो, तो प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में आ रही है, चाहे से वो इमूवेबल भी हो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज D बोलता है कि आपको हम इनपुट नहीं देंगे उन गुड्स, उन सर्विसेज पे जो कि आप यूज़ कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट साथ में उन्होंने लिख दिया कि अदर देन प्लांट और मशीनरी। तो वाटर स्लाइड्स जो कि PVC की बनी हुई थी, स्ट्रॉन्ग PVC की बनी हुई थी, तो AAR ने बोला कि भैया ये प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में कवर हो रही है, इसका इनपुट आपको दिया जाएगा। दिस इज ए लाउडेबल, बहुत ही बढ़िया जजमेंट कि वाटर स्लाइड जो है प्लांट और मशीनरी है, इसका हम आपको इनपुट देंगे। परफेक्ट। दूसरा एसएससी का क्वेश्चन था कि ये जो वाटर स्लाइड मैंने बनाई है, इन वाटर स्लाइड को बनाने के लिए मुझे कुछ एक टावर बनाना पड़ा। आप लोग जब कभी वाटर पार्क गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक टावर सा बना हुआ होता है, उसके बीच से वाटर स्लाइड्स निकली हुई रहती है। तो एसएससी का क्वेश्चन था कि ये जो मैंने टावर बनाया है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सिविल स्ट्रक्चर है, इसका भी मुझे इनपुट मिलना चाहिए। क्योंकि जब मैं सेक्शन 17 में सबसेक्शन 6 के नीचे जाके प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन देखता हूँ, उस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, प्लांट और मशीनरी में इंक्लूड किया हुआ है, एक्चुअली एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है प्लांट और मशीनरी की, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्लांट और मशीनरी में इंक्लूड करेंगे हम एपरेटिस, मशीनरी, इक्विपमेंट विच आर फिक्स्ड टू ए अर्थ
विद ए सपोर्ट और ए सिविल स्ट्रक्चर और ए फाउंडेशन, कि किसी फाउंडेशन के जरिए या किसी सिविल स्ट्रक्चर के जरिए किसी मशीनरी को, किसी इक्विपमेंट को, किसी एपरेटिस को आपने खड़ा किया है। फाउंडेशन की आपको जरूरत पड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में लेना चाहूँ तो आपने टेलीकम्युनिकेशन टावर्स देखे होंगे, तो वो टावर जब खड़े किए जाते हैं तो नीचे एक सपोर्ट बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनाया जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे हुई कि भैया हम जो वाटर स्लाइड बना रहे हैं इनके लिए हमें सपोर्ट चाहिए था, फाउंडेशन चाहिए था, जो कि सिविल स्ट्रक्चर था एक तरह का। तो प्लांट और मशीनरी की एक्सप्लेनेशन में क्या इंक्लूड किया है कि भैया हम आपकी मशीनरी वगैरह वो तो इंक्लूड करेंगे, बट आपकी जो मशीनरी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, अर्थ से फास्टेंड है, ज़मीन से बांधी हुई है वो, और वो किसके थ्रू बांधी हुई है, किसी एक सपोर्ट के थ्रू, चाहे वो सिविल स्ट्रक्चर हो या कोई फाउंडेशन हो, उसको भी हम प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। तो आपको इस सिविल स्ट्रक्चर का ये जो सपोर्ट है, ये जो टावर आपने खड़ा किया है, इस टावर को बनाने के लिए आपने जो गुड्स, जो सर्विसेज ली है एज एन इनपुट, इस पर जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। हालांकि जो अपने टेलीकम्युनिकेशन टावर की बात करी वो इस डेफिनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इंक्लूड हो जानी चाहिए प्लांट और मशीनरी में, और हो भी रही है, बट उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है कि भैया हम टेलीकम्युनिकेशन टावर जो है उनको हम इस प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर निकालते हैं। अदरवाइज वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं करते तो उसका जो सिविल स्ट्रक्चर था वो इंक्लूड हो जाता प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में। तो अपने केस में वाटर स्लाइड्स को इन्होंने इनपुट दिया। वाटर स्लाइड बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो फाउंडेशन प्रिपेयर हुई, जो सिविल स्ट्रक्चर हुआ, उसका इनपुट के लिए इन्होंने बोला कि आपको इनपुट मिल जाएगा। अगेन ए वेरी एप्रिसिएबल जजमेंट बाय मध्य प्रदेश AAR। अब बात आती है, तीसरा क्वेश्चन था सीसी का कि वाटर स्लाइड्स जो स्विमिंग पूल हम बना रहे हैं उसमें जो पानी है उसमें जो वेव्स चलेंगी, उन वेव्स के लिए हमने कुछ एक मशीनें लगाई हैं। वो मशीन को हमने रखने के लिए एक रूम बनाया है, उस रूम में वो मशीन पड़ी है। अगर वो रूम नहीं, क्योंकि वो जो रूम है वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, और अगर मशीन को वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो मशीन वर्क नहीं करेगी। तो आप इस रूम की कॉस्ट को भी इस मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूड करो, प्लांट एंड मशीनरी के अकॉर्डिंगली हमें इसका इनपुट दो। यहाँ पे मध्य प्रदेश एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला कि भाई वो जो मशीनरी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मशीन का तो आप इनपुट ले लो, बट कहीं भी ये मशीन जो है, अगर आप ये रूम नहीं होता तो भी ये मशीन बनाई जा सकती थी, यहाँ पे लगाई जा सकती थी। ये मशीन किसी सिविल स्ट्रक्चर के थ्रू जमीन से नहीं जुड़ी हुई है, कोई फाउंडेशन के जरिए नहीं जुड़ी हुई है। रूम एक इंडिपेंडेंट भी यूज किया जा सकता है और मशीनरी को भी इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। इस केस में आपकी जो रूम की कॉस्ट है ये प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती है, तो हम आपको इस पे इनपुट नहीं देने वाले हैं। हालांकि एज पर लॉ है ये डिसीजन, कि लॉ में भी ये चीज़ लिखी हुई है, बट यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए कि अगर टेम्परेचर मेंटेन करना है किसी पर्टिकुलर मशीनरी का, विदाउट टेम्परेचर वो वर्क ही नहीं करेगी, तो उसके लिए जो काम किए जा रहे हैं, तो आई बिलीव यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस केस में एसईसीज को इनका इनपुट दिलाना चाहिए। अदरवाइज वो जो बात करते थे कि जीएसटी हम लेके आए हैं डबल टैक्सेशन को हटाने के लिए, गुड और सिंपल करने के लिए, वो यहाँ पे कहीं भी लग नहीं रहा है कि यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे बिल्कुल डबल टैक्सेशन हो रहा है और गुड और सिंपल टैक्स नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट कंटेंशन एसईसी ने बोले कि भैया ये जो मैं स्विमिंग पूल बना रहा हूँ, वाटर स्लाइड से ऊपर से जब बंदा आएगा तो इन्हीं स्विमिंग पूल में आएगा। वाटर स्लाइड के लिए स्विमिंग पूल की ज़रूरत है, तो इसका भी हमें इनपुट मिलना चाहिए। इसको भी आप प्लांट और मशीनरी में इंक्लूड करो कि ये उस वाटर स्लाइड का ही सिविल स्ट्रक्चर है, उसी का ही सपोर्ट है। एक तरह से उस सपोर्ट को ही हमने एक्सटेंड किया है। अगर ये स्विमिंग पूल नहीं हो तो ये वाटर स्लाइड भी नहीं बनती। अगेन इसमें भी वही AAR ने कंटेंशन दी रूम वाली ही, कि भैया स्विमिंग पूल एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। वाटर स्लाइड आप खड़ी कर सकते हो बिना स्विमिंग पूल के भी। वाटर स्लाइड के लिए स्विमिंग पूल को एज ए सपोर्ट या एज ए सिविल स्ट्रक्चर यूज नहीं किया जा रहा है, कि इस मशीनरी जो कि वाटर स्लाइड को हमने एक मशीन मान लिया है, प्लांट और मशीनरी मान लिया है, स्विमिंग पूल उसको जमीन से नहीं जोड़े हुए हैं। जमीन से तो वो जो फाउंडेशन है, सिविल स्ट्रक्चर है, वो जो टावर है, वो जोड़े हुए हैं उस वाटर स्लाइड को।
आपका स्विमिंग पूल तो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो इसका भी हम आपको इनपुट नहीं देने वाले। अगेन यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई वो स्विमिंग पूल का एसएससी करेगा क्या। ऑब्वियसली वो वाटर स्लाइड के लिए ही है वो स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए और ऐसे केसेस में इनपुट अलाउ करना चाहिए। लॉ में सुधार की गुंजाइश है यहाँ पे। फिर एसएससी का एक और कंटेंशन था, एसएससी ने बोला कि मैंने ये जो साइट डेवलप कराई है, लैंड डेवलप कराई है, इसके लिए मैंने कुछ जैसे कि साइट फॉर्मेशन सर्विसेज ली, इसका मुझे इनपुट मिलना चाहिए था, क्योंकि बिना ये सर्विसेज के मेरी लैंड रेडी नहीं हो सकती थी, और लैंड रेडी नहीं हो सकती थी तो मेरा ये जो प्लांट है, मेरा ये जो वाटर स्लाइड्स वो खड़ी नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पे भी AAR ने बोला कि भैया आपने जो साइट फॉर्मेशन के एक्सपेंस किए हैं लैंड डेवलपमेंट के लिए, ये लैंड की ही कॉस्ट है, लैंड की ही कॉस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए, और लैंड को तो वैसे ही प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर किया हुआ है, जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 के नीचे दी हुई है कि प्लांट और मशीनरी से हम लैंड और बिल्डिंग को बाहर निकालेंगे, और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर। एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर से मतलब जो सपोर्ट था, प्लांट और मशीनरी का सपोर्ट था जो कि जमीन से जुड़ा हुआ था, वो सिविल स्ट्रक्चर को तो प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। उसके अलावा किसी तरीके का और कोई सिविल स्ट्रक्चर है उसको हम प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर करेंगे, और लैंड को बाहर करेंगे, बिल्डिंग को बाहर करेंगे। तो आपने जो साइट फॉर्मेशन के खर्चे किए हैं लैंड डेवलप करने के लिए, ये लैंड की ही कॉस्ट है, लैंड का ही एक्सटेंशन है, लैंड की ही कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, और लैंड को बाहर रखा गया है प्लांट और मशीनरी से, तो हम आपको इसका इनपुट नहीं देंगे। फिर एसएससी ने बात करी कि लैंड का नहीं मिल रहा है उनको, प्लांट और मशीनरी का नहीं, प्लांट और मशीनरी वाटर स्लाइड्स थी उनको मिल गया है, उनको जो सिविल स्ट्रक्चर था स्लाइड को बनाने के लिए जो फाउंडेशन थी उसका भी मिल गया है। अब लास्ट में उन्होंने, लास्ट पैरा में उन्होंने एक और AAR ने रूलिंग दी कि भैया जो आप डीजी सेट यूज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली सर्वेलियंस जो आपका सिस्टम है, जो फिक्चर्स आपके, उसका भी हम आपको इनपुट नहीं देंगे, क्योंकि आपका ये जो पूरा एक एरिया है, पूरा वाटर पार्क है, दिस इज लाइक ए कॉमर्शियल मॉल, दिस इज लाइक ए कॉमर्शियल बिल्डिंग, और आपके जो ट्रांसफॉर्मर्स है, डीजी सेट है, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम है, ये सब बिल्डिंग का पार्ट है, और ये बिल्डिंग के कॉस्ट में ही इंक्लूड होने चाहिए। और अगर ये बिल्डिंग के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं तो प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर निकल रहे हैं, और बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लांट और मशीनरी नहीं की डेफिनेशन से बाहर निकल गए हैं। इसकी वजह से सेक्शन 17(5) सबसेक्शन डी इन पे लग जाएगा और इस पे इनपुट नहीं मिलेगा। ये लास्ट वाली रूलिंग, ये लास्ट वाला जजमेंट मेरे गले बिल्कुल नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि भाई डीजी सेट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम है, इन सब के बिना कोई एसएससी कैसे काम कर पाएगा। डीजी सेट, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम, फिक्चर्स, ये सब की जरूरत होती है कॉमर्शियल मॉल में, और उस अम्यूजमेंट पार्क में भी इसकी जरूरत थी। तो अगर आप उसका इनपुट नहीं दोगे तो 100% डबल टैक्सेशन होने वाला है। ये इसका इनपुट नहीं देना कहीं भी मुझे नहीं लगता लॉजिकल है। हो सकता है बिल्डिंग की डेफिनेशन में इसको कैपिटलाइज्ड किया जा रहा है, आई एम एग्री, लेकिन वो अल्टीमेटली दिए यूज तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए किए जा रहे हैं। अगर वो डीजी सेट नहीं होता, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम नहीं होता, अगर वो ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, तो क्या एसएससी अपना काम कर पाता? हाँ, आप बोलोगे कि अगर बिल्डिंग नहीं होती तो क्या कर पाता, तो आप बिल्डिंग का भी दे दो। अगर लैंड नहीं होती तो वो भी खड़ा नहीं हो पाता, तो उसका भी इनपुट दे दो। भाई लैंड को आपने ठीक है अलग रख दिया, मान लिया आपकी बात, पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी आपने अलग रख दिया, वो भी हमने मान लिया आपकी बात, बट बिल्डिंग में जो चीज़ें लग रही है, कैमरे सिस्टम हो गए, आपके डीजी सेट हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इन सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर, और लिफ्ट्स, इवन लिफ्ट्स का भी आप अलाउ नहीं कर रहे, इन सब का आई बिलीव आपको, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और एक क्लियर सर्कुलर लाके इन सब पे इनपुट अलाउ करना चाहिए। पर्टिकुलर जो बिल्डिंग में जो सिविल स्ट्रक्चर यूज हुआ है उसका आप हमें अलाउ मत करो, लैंड का मत करो, बट बाकी लिफ्ट्स हो गई, डीजी सेट हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इन सब का इनपुट अलाउ होना चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग रिट पिटिशन जाती है तो आई बिलीव सरकार को इस पर एक सेकंड थॉट देनी पड़ सकती है। बट अभी तक के लिए इस वीडियो में यही था कि वाटर स्लाइड्स जो कि प्लांट और मशीनरी थी, और प्लांट और मशीनरी को फास्टन करने के लिए, अर्थ से जोड़ने के लिए जो सपोर्ट और जो सिविल स्ट्रक्चर होता है उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा कोई सिविल स्ट्रक्चर है, कोई लैंड और बिल्डिंग है, उसका आपको इनपुट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट अगर अभी भी किसी का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आप शेयर करें, डेफिनेटली हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।